Hello students, today we will be discussing an important chapter that is respiration in plants. It is taken from grade 11 science biology portion and the topic is respiratory quotient. In short, it is referred to as RQ. So let us move to the next slide, the first slide basically. अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है हम रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को एक बार समझ लें। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये दोनों, इन्हीं दोनों डेफिनेशंस के बेसिस के ऊपर हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक और द फर्स्ट डेफिनेशन इज रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सिंपल मीनिंग क्या है रेस्पिरेशन का? कोई एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम ऑक्सीजन यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब तो यही होता है। अब ये रेस्पिरेशन स्टूडेंट स्पेसिफिकली सेल के लेवल पे होने वाला रेस्पिरेशन है, तो इसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अगर मैं डेफिनेशन देखूं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, तो वो क्या है? एज पर अवर एनसीईआरटी, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, उनका ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स present in the complex compounds। और स्टूडेंट्स ये ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ O2 दैट इज ऑक्सीजन। और क्यों करवा रहे हैं? टू रिलीज कंसिडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिले, इसलिए हम ये प्रोसेस को करवा रहे हैं। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं। कौन से कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और क्या रिलीज होगा? एनर्जी। हालांकि एनर्जी के साथ दूसरे कंपाउंड्स भी रिलीज होंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर ऑन सेक्शन। अब सेकंड पार्ट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या है ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? हमने यहां लिखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इनका क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा। तो substances which are oxidized during respiration, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि इनका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन्स हो सकते हैं, और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं। तो ये चार रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे पास हैं। इसके अलावा भी हम आरक्यू के कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का आरक्यू वैल्यू क्या है, हमें कैलकुलेट करना है। तो बिफोर दैट लेट अस मूव टू दिस कॉन्सेप्ट कि आरक्यू का इक्वेशन क्या है, वो भी तो एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो आरक्यू इज नथिंग बट रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। क्या है ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट स्टूडेंट्स? ये एक रेशियो है, सिंपल रेशियो है, किसके बीच में? बिटवीन वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved upon वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब ऑक्सीजन कंज्यूम कब होगा और CO2 इवॉल्व कब होगा? अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तभी जाके हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। तभी हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे?
रेस्पिरेशन। तो इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, कितना अमाउंट में CO2 इवॉल्व हो रहा है और कितने अमाउंट में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, उस प्रोसेस को या उस इक्वेशन के लिए हमारे पास एक टर्म है RQ, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगर हम RQ का वैल्यू कैलकुलेट करने जाएं तो वी नीड टू हैव एन इक्वेशन हैंडी विथ अस। अब सिंपल सा इक्वेशन है, हम ग्लूकोज को मोस्ट प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट सोर्स हमारा बॉडी यूज करता है, तो इक्वेशन आप सब जानते ही होंगे, दैट इज C6H12O6 plus 6O2 will give us 6CO2 plus 6 water molecules plus energy। एनर्जी डिपेंडिंग 36 या 38 ATPs का हो सकता है। अब हम RQ का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? देखिए, वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 इवॉल्व हो रहा है? 6 CO2 इवॉल्व हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 CO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान, ब्रेकडाउन के दौरान, 6O2। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 हमें RQ जो वैल्यू मिलेगा कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज इक्वल टू 1। अब ये 1 वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? खाली 1 लिख के हमें यहाँ पे लेफ्ट आउट नहीं करना है स्टूडेंट्स। 1 इंडिकेट क्या कर रहा है वो पता लगाना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड is equal to amount of CO2 evolved या released during respiration। एक तो ये बता रहा है, दूसरा क्या इंडिकेशन है ये 1 वैल्यू आने का? RQ when it is equal to 1, ये एक और चीज भी इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, ये हमें ये बताता है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं दे आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। सो इन शॉर्ट, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है सेल के लिए, इनफैक्ट ब्रेन के लिए तो कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रेफर्ड कॉमन सोर्स है ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। उसका RQ हमने निकालना सीख लिया, 6 CO2 यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंगली 6 ऑक्सीजन हमें देने पड़ रहे हैं, तब 1 वैल्यू आ रही है। 1 वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है स्टूडेंट्स, कि जितना ऑक्सीजन हम यूटिलाइज कर रहे हैं उतने ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज्ड। और क्या इंडिकेट हो रहा है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है रेस्पिरेशन के दौरान, किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, कि RQ जो हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं, राइट? तो अभी तो हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए ही कैलकुलेशन सीखा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फैट्स और प्रोटीन्स के लिए RQ को कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमारी NCERT में एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिया है, ट्राई पाल्मिटिन, ये एक फैटी एसिड है, दिस इज वन फैटी एसिड। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है बट NCERT में दिया है तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। द इक्वेशन सेज दैट इट इज 2 molecules, so let me write 2 molecules of C51H98O6 plus 145 molecules of O2 will give us 102 molecules of CO2 plus 98 molecules of वाटर प्लस एनर्जी, जो कि कार्बोहाइड्रेट से काफी ज्यादा होती है। अराउंड आप समझ लो 100 के ऊपर ATP मिलते हैं जब फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है। अब फैट्स के अंदर अगर अपन RQ का वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, कितना CO2 है हमारे पास? 102 CO2 अपॉन 145 ऑक्सीजन। तो जब इसके आप कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू कम्स टू 0.7।
यानी कि RQ का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आया। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का RQ कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स, जो कि इट वाज एब्सोल्युटली इक्वल टू 1। नाउ इन दिस केस फैट्स के लिए व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द RQ वैल्यू, इट इज कमिंग लेस देन 1। अब लेस देन 1 का क्या मतलब है? जैसे हमने 1 का मतलब देखा था, ऐसे हम लेस देन 1 का भी मतलब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स। लेस देन 1 वैल्यू कब आएगी? देखो 1 वैल्यू कब आएगी स्टूडेंट्स? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो, तब हमारी 1 वैल्यू आ रही थी, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में देखा था, राइट। अब फैट्स के केस में हमारा वैल्यू 1 से कम आ रहा है, इट इज 0.7 आ रहा है फैट्स के केस में। इसका मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हमारा आरक्यू का वैल्यू 1 से कम आ रहा है। इससे एक और चीज भी पता लगती है कि फैट्स के पास खुद का ऑक्सीजन कम है। सो फैट्स के लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं आप चाहें तो, दे हैव, और वी कैन राइट दे हैव लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन देम। देखो उसमें कम क्वांटिटी है किसकी? ऑक्सीजन की। इसलिए तो उसको एटमॉस्फेयर से 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेने पड़ रहे हैं इस ट्राइपाल्मिटिन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स और काफी 100+ एटीपी मॉलिक्यूल्स को रिलीज करवाने के लिए। इतना बात क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स का देखो हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है। वैसे हम चाहें तो इक्वेशन इंटरनेट पे या काफी अच्छे रेफरेंस बुक्स को सर्च करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा, जैसे अल्बुमिन प्रोटीन वगैरह का इक्वेशन इज अवेलेबल, बट वी विल नॉट बी सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। नाउ द रीजन क्यों? देखिए प्रोटीन्स में आपको कार्बन भी मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, और कुछ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे सिस्टीन है, मेथियोनिन है, ये सब प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है। तो इसका इक्वेशन स्टूडेंट्स काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम फिलहाल इस लेक्चर में हम इस प्रोटीन का इक्वेशन नहीं डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमें RQ का वैल्यू दिया है फॉर प्रोटीन इन अवर NCERT इज 0.9। अच्छा, अब इससे क्या पता लग रहा है? देखिए फैट्स का वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स? 0.7। प्रोटीन्स का वैल्यू क्या है? 0.9। इसका मतलब ये भी 1 से कम ही है, इट इज ऑल्सो लेस देन 1। इसका भी वही मतलब निकलेगा जो फैट्स में निकाला था कि लेस क्वांटिटी ऑफ O2 इन देम। इसलिए बहुत ही हाई क्वांटिटी में ऑक्सीजन का यूज करना पड़ रहा है एक्सटर्नल सोर्स यानी एटमॉस्फेयर से, तब जाके हम या तो फैट्स या तो प्रोटीन्स का क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। और रिलीज क्या होगा? रेस्पिरेशन के दौरान दो तीन चीजें ही रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब जरूरी नहीं है कि सेल में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन ही हो, सेल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है स्टूडेंट्स। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? कि देयर इज नो ऑक्सीजन। ये क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे? कि ऑक्सीजन सेल में नहीं है। अब ये कब हो सकता है? जैसे कि हमारे पास एक टॉपिक है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आप सबने पढ़ा होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फर्मेंटेशन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज से क्या मिलता है? दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, इस ग्लूकोज में 6 कार्बन है, हम जानते हैं C6H12O6। अब ये पायरुविक एसिड सबसे पहले 3 कार्बन में से एक CO2 यहां से बाहर आती है। अगर हम एक पायरुविक एसिड की बात करें, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 CO2 बाहर आएंगे और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है एसीटाल्डिहाइड, जो कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू इथेनॉल C2H5OH। इथेनॉल बोल लो या इथाइल अल्कोहल बोल लो। और ये रिएक्शन हम सब जानते हैं कहाँ होता है? ईस्ट सेल में।
जो कि एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, किंगडम प्रोटिस्टा फैमिली का मेंबर है ना, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। ओके, अब जब हम इसका आरक्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, किसका, एन एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो कितना CO2 रिलीज हो रहा है, 1 CO2 रिलीज हो रहा है। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, लेट अस अज्यूम कि देयर इज सम वैल्यू एंड आई हैव लेबल्ड इट एज x वैल्यू ऑफ CO2 दैट इज रिलीज्ड आउट। करस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्सीजन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि रेस्पिरेशन का मोड कैसा है, रेस्पिरेशन का मोड कैसा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एरोबिक। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो डिनोमिनेटर है वो तो जीरो हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन हम दे नहीं रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा आर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इस कंडीशन में आर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब फर्स्ट स्लाइड पे जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ाया था स्टूडेंट्स, तब उसमें मैंने 4 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स लिखे थे। कौन कौन से, देखो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट लिखा था, फिर फैट्स लिखा था, फिर प्रोटीन्स लिखा था। ये तीनों के आरक्यू तो मैंने आपको कैलकुलेट करने सिखा दिए, राइट। उसमें हमने ऑर्गेनिक एसिड भी तो लिखा था। हम डाइट में तो फिक्स डाइट ले रहे हैं, दैट इज बैलेंस डाइट। अभी मैं थोड़ी देर में बैलेंस डाइट का भी आरक्यू वैल्यू कैलकुलेट करवाऊंगा आप सबसे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स भी हम लेते हैं। इन जनरल मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स का आरक्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 से ज्यादा आता है। आरक्यू वैल्यू जो ऑर्गेनिक एसिड्स का होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का एग्जांपल हमारे पास है C4H6O5 plus 3O2 will give us 4 CO2 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और कुछ एनर्जी मिलती है। तो इस सिचुएशन में अगर आप RQ का वैल्यू कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, मैलिक एसिड का RQ का वैल्यू कैलकुलेट करें, कितना CO2 बाहर आ रहा है, 4। सो लेट अस राइट 4। करस्पॉन्डिंगली आप ऑक्सीजन कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज 4 CO2 एंड दिस इज 3O2, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.3 के आसपास। इसका मतलब वैल्यू 1 से ज्यादा है। सो दिस इज ए पार्ट, दैट इज मैलिक एसिड। एक और भी हमें याद रखना है स्टूडेंट्स, देखो अगर आप इक्वेशन याद नहीं रखते हो तो दैट इज 100% ओके, एब्सोल्युटली ओके, नो नॉट अ बिग डील, बट वी हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ आरक्यू। मैंने समरी में लगा के रखा है, बट फिर भी ऑक्सैलिक एसिड दैट इज C2H2O4 in presence of oxygen will give you 4 CO2 plus 2 water molecules plus energy। अब जब आप इसका RQ कैलकुलेट करोगे तो कितना CO2 है आपके पास, 4 CO2, you have 4 CO2। करस्पॉन्डिंगली ऑक्सीजन तो एक ही है, तो कितना आएगा वैल्यू RQ का, you will be getting value of RQ as 4। तो हमारे पास RQ का वैल्यू कितना आ गया ऑक्सैलिक एसिड के लिए, RQ का वैल्यू आ गया 4। इन कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं हम स्टूडेंट्स, कि जब ऑर्गेनिक एसिड्स यूज हो रहे हैं एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, उस टाइम पे आरक्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। जिसमें से क्लासिक एग्जांपल 2 हैं हमारे पास, एक मैलिक एसिड है जिसका आरक्यू वैल्यू 1.3 है, और दूसरा ऑक्सैलिक एसिड है जिसका आरक्यू का वैल्यू 4 आ रहा है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। अब अगेन ये भी हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट हमें आना चाहिए, सक्यूलेंट प्लांट्स। थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस का चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आएगा ये। सक्यूलेंट प्लांट्स को आप ऐसा काउंट कर लो कि ये डेजर्ट प्लांट्स है, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स जिनमें वैसे ही क्या है, वाटर की स्कैर्सिटी, पानी की बहुत कमी है। तो आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट्स अपने स्टोमेटा रात में खोलते हैं, दे ओपन ड्यूरिंग नाइट। अगर दिन में इन्होंने स्टोमेटा ओपन किए तो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और वैसे भी डेजर्ट में तो पानी की कमी रहती है, और जो अवेलेबल पानी है वो भी अगर चला गया स्टोमेटा के थ्रू तो अल्टीमेटली
जो फोटोसिंथेसिस है ना CO2 प्लस H2O, जहाँ पे CH2ON दैट इज कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो नहीं बनेगा, अल्टीमेटली प्लांट विल डाई। तो प्लांट ये नहीं चाहता कि फोटोसिंथेसिस ना हो, प्लांट तो चाहेगा फोटोसिंथेसिस हो क्योंकि फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो सक्यूलेंट प्लांट्स क्या करते हैं, रात के समय में दे ओपन देयर स्टोमेटा। अब जब रात के समय पे स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो नाइट टाइम में ही ये CO2 को इन करेंगे, CO2 का इनटेक होगा। और पता है ये इस CO2 को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और रात के समय पे इस मैलिक एसिड को प्लांट अपने वैक्यूल में स्टोर कर देता है, और डे टाइम पे जब लाइट की अवेलेबिलिटी होती है तब यहाँ से CO2 रिलीज होता है और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन चलता है। तो इन जनरल इसमें होता क्या है सक्यूलेंट प्लांट्स में, कि जितना CO2 रिलीज होता है, लेट अस से कि जो CO2 इन्होंने रिलीज किया, अब स्टूडेंट CO2 रिलीज कब होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो इसे फोटोसिंथेसिस में लिख रहा हूँ PS के टाइम पे यूज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ उसे ये यूज कर लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन के टाइम पे जो CO2 रिलीज हुआ इसे ये यूज कर लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अल्टीमेटली जो नेट वैल्यू आती है वो जीरो आती है, ऑक्सीजन की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी। तो जब हम सक्यूलेंट प्लांट्स का RQ कैलकुलेट करते हैं तो सक्यूलेंट प्लांट्स में CO2 रिलीज नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे जीरो लिखते हैं न्यूमरेटर में, और मैं फिलहाल कोई वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव एनी इक्वेशन फॉर सक्यूलेंट प्लांट्स एज ऑफ नाउ। तो लेट अस से जैसे पिछला हमने लिखा था x, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ x। तो यहाँ पे तो 0 डिवाइडेड बाय x क्या आ जाएगा, 0। क्यों 0 आ रही है नेट वैल्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना CO2 रिलीज हो रहा है उतना यूज भी हो जा रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सो अमाउंट ऑफ CO2 released during respiration is utilized during उनके खुद के फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स इस CO2 को यूज कर लेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने RQ का डेफिनेशन देखा, हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का डेफिनेशन देखा, कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हमने स्लाइड नंबर 1 पे लिखे थे उन सब का हमने RQ का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा, और उस RQ की वैल्यू का मतलब क्या है ये भी हमने देखा। अब हम लोग थोड़ा आउट ऑफ NCERT जाते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग RQ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला है डाइट। मैं कह रहा था आप लोगों से कि हम एक बैलेंस डाइट का RQ भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए डाइट में अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, हम फैट्स भी कंज्यूम करते हैं, हम प्रोटीन्स भी कंज्यूम करते हैं। मैं इन तीनों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की ज्यादा बात कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसी ऑर्डर में मैंने लिखे हैं, जानबूझ के नहीं लिखे हैं इसी ऑर्डर में। सेल में जब एनर्जी की जरूरत होती है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है, यानी इसका ब्रेकडाउन किया जाता है और ATP बनता है। फैट्स इसके बाद यूज होते हैं और प्रोटीन्स सबसे लास्ट में यूज होते हैं। मैं स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी देर में, मैंने एक NCERT कॉर्नर इस स्लाइड्स में अटैच किया है, मैं उस टाइम पे आपको इसका रीजन भी दूंगा दैट व्हाई प्रोटीन्स आर यूज्ड एज लास्ट और फैट्स भी क्यों होते हैं लास्ट में यूज। ठीक है, तो चलो डाइट में हम यूज करते हैं, क्या है हम देखते हैं। अगर एक बैलेंस डाइट की बात करें, अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट यूज कर रहे हो अपने उसके लिए तो आपका वैल्यू 1 ही आएगा। अगर फैट्स यूज कर रहे हो तो 0.7 अभी हमने देखा। अगर प्रोटीन्स यूज कर रहे हैं हमारे डाइट में ज्यादा, जैसे जिम वगैरह में जो लोग जाते हैं, उसका वैल्यू आएगा 0.9। बट अगर हम एक बैलेंस डाइट की बात करें स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है ये आंसर। देखिए कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू तो 1 आएगा हमें मालूम है, प्लस 0.7 फैट्स का क्योंकि हम फैट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस 0.9 हम प्रोटीन्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3 करोगे 0.866 के आसपास ये वैल्यू आता है, जो कि रफली हमारे टेक्स्ट बुक्स में और
सोर्सेस में हमारे पास जो वैल्यू है बैलेंस डाइट का वो 0.85 है। तो अगर किसी भी पेशेंट का आरक्यू का वैल्यू 0.85 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रोटीन्स खा रहा है या वो सिर्फ फैट्स खा रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहीं पे बता दूं, एक मेजरमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्टर्स फिजिशियंस यूज करते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है गेनोम्स रेस्पायरोमीटर। गेनोम्स रेस्पायरोमीटर से आप किसी भी पेशेंट का आरक्यू का वैल्यू चेक कर सकते हो। इससे आपको पता क्या लगता है स्टूडेंट्स, मान लो कोई ओपीडी में एक पेशेंट आया जिसका आरक्यू का वैल्यू आ रहा है 0.85, किसी का आ रहा है 0.9, किसी का आ रहा है 0.86, 0.7, वट एवर इट इज। इससे आपको ये पता पड़ता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्वेश्चन मार्क क्या इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बॉडी यूज कर रहा है, बॉडी इज यूजिंग फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। ऑक्सीडेशन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या प्रोटीन्स यूज कर रहा है सिर्फ, या फैट्स यूज कर रहा है, या कार्बोहाइड्रेट्स यूज कर रहा है। इससे हमें ये पता लगता है। ये वैसे आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट एक्स्ट्रा है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। फीवर एंड टेम्परेचर, अगेन बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट समझना। फीवर के टाइम पे देखो, मैंने ये दोनों फैक्टर्स जानबूझ के एक साथ लिखे हैं, क्योंकि फीवर में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्यों बढ़ रहा है, उसका भी रीजन है। जो हमारा टिश्यू इंजरी हुआ है फीवर की वजह से, फीवर में क्या हो रहा है, देयर इज टिश्यू इंजरी। अब ये टिश्यू इंजरी में जो हमारे सेल्स टूटे हैं, टिश्यूज का वियर एंड टियर मैकेनिज्म आप जानते हो हमारे सेल्स में चलता है, तो मेटाबॉलिज्म को इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि हम इसे कंपनसेट कर सकें, टू कंपनसेट द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग टिश्यू डैमेज या टिश्यू इंजरी। सेल बहुत ज्यादा एटीपी बनाएगा, तो यहाँ पे एटीपी का अमाउंट सेल में बढ़ जाएगा। अब ज्यादा एटीपी बना रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा CO2 भी रिलीज हो रहा है, और अब जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो CO2 बढ़ेगा। RQ का कॉन्सेप्ट क्या है, CO2 वॉल्यूम अपॉन O2 का वॉल्यूम। CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, सिंपल सी बात है, आपका न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ओवरऑल RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में RQ विल इंक्रीज। अब कितना होगा वो तो स्टूडेंट उस पेशेंट को कितना फीवर है, कितने टिश्यूज, कितने ऑर्गन्स उसके डैमेज है, किस लेवल का फीवर है, वो सारे फैक्टर्स वहां पे डिसाइड करेंगे। इन जनरल हमें क्या पता होना चाहिए कि फीवर और टेम्परेचर जैसे सिचुएशंस में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि फीवर के टाइम पे ही ज्यादातर बढ़ता है, तो RQ का वैल्यू उस टाइम पे बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ रहा है। मेटाबॉलिज्म का रेट क्यों बढ़ रहा है स्टूडेंट्स की, क्योंकि टिश्यू इंजरी जो हुआ है उसे कंपनसेट करने के लिए एनर्जी तो आपको देना पड़ेगा सेल्स को, और एनर्जी अगर बढ़ेगा यानी ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ज्यादा CO2 भी बढ़ जाएगा। तो आपका न्यूमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर उतना नहीं है, तो ओवरऑल आपका RQ का वैल्यू बढ़ जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि स्टूडेंट्स ये भी हमारे NCERT में नहीं दिया है, बट हमें आना चाहिए। बीइंग अ बायो स्टूडेंट हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल बॉडी कैसे फंक्शन करता है, फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग। स्टारवेशन और डायबिटीज मेलिटस थोड़े एक दूसरे से रिलेटेड, इसलिए दोनों साथ में लिखे हैं मैंने। स्टूडेंट, स्टारवेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, हम बहुत टाइम तक खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, जैसे फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो फास्टिंग कंडीशन में क्या होता है, फास्टिंग कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम कुछ खा तो नहीं रहे हैं, लेकिन तभी भी एक दिन या 2 दिन कुछ नहीं खाने से क्या हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं,
नहीं होते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम है, सबको एनर्जी चाहिए। सेल्स रिक्वायर एनर्जी टू फंक्शन। अल्टीमेट काम तो हमारा सेल ही कर रहा है, हमारा सब कुछ काम सेलुलर लेवल पे हो रहा है। अब सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? ई, दैट इज एनर्जी। अब आप फास्टिंग कंडीशन में कुछ नहीं खा रहे हो, लेकिन स्टूडेंट्स जब आपने बहुत सारा खाया है फास्ट रखने से पहले, ठीक है, अच्छा अच्छा फूड जो आपने कंज्यूम किया है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट फूड हो, फैट रिच फूड हो, या प्रोटीन रिच फूड हो, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में स्टोर होता है, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, हम जानते हैं वो फैट्स में स्टोर होते हैं। और ये कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू के अंदर, जो स्पेशलाइज सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एडिपोसाइट्स, वहां पे ये स्टोर होगा। तो बॉडी जब आप कुछ नहीं कंज्यूम कर रहे हैं उस टाइम पे फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगा, और जब फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा कि RQ 0.7 होता है फैट्स के लिए। यानी कंक्लूजन अगर मुझे लिखना है कि भाई RQ बढ़ेगा या कम होगा, तो क्या है स्टूडेंट्स कंक्लूजन? कम होगा। RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कंडीशन देखने को मिल रही है स्टारवेशन में। अब डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आप जानते हो, या तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, यानी अगर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है तो इंसुलिन की या तो डेफिशिएंसी है, या तो इंसुलिन है लेकिन उसके रिसेप्टर्स में कुछ गड़बड़ी है, फिलहाल उस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। सो लेट अस से कि इंसुलिन नहीं है। अब इंसुलिन नहीं है तो इससे होगा क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। अगर इंसुलिन होता तो क्या होता? ये ब्लड ग्लूकोज कहाँ जाता? सेल्स में जाता, यानी ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता। किसके प्रेजेंस में? इस पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन के प्रेजेंस में स्टूडेंट्स। इस सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन? डायबिटीज मेलाइटिस जैसी सिचुएशन। इंसुलिन नहीं है, जब इंसुलिन नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? सेल्स के पास ग्लूकोज कम पहुंचेगा। अब जब सेल्स के पास ग्लूकोज कम पहुंचेगा तो जो अभी मैंने आपको सिखाया यही सब कुछ तो वापस से होगा। जब सेल्स के पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, सॉरी, सेल्स के पास जब ग्लूकोज कम पहुंचेगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, सेल्स में ग्लूकोज कम हो रहा है। जब सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं है तो सेल्स फैट्स को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटेगा लिवर में, और फिर इसके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो सेल उसे यूज करेगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, और हमारे RQ का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.7। यानी इसका भी कंक्लूजन क्या है कि चाहे स्टारवेशन की कंडीशन हो या डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन हो स्टूडेंट्स, RQ का वैल्यू डिक्रीज होगा ही होगा। अब थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा, कोई भी बायोलॉजी का लेक्चर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी कॉर्नर के बिना अधूरा है, ठीक है। यानी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, अब उस कॉन्सेप्ट का हम एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और हो जाएगी। कुछ नहीं, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, क्विकली वी विल मूव ऑन टू द रीडिंग पार्ट। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो यही डिस्कस किया कि ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं, जिसकी वजह से क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होती है कंसिडर्ड अमाउंट में, और ये किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीडेशन। कहाँ हो रहा है? सेल्स में, तो उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। फिर जो कंपाउंड्स जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों, बट प्रोटीन्स और फैट्स भी हम कंज्यूम करते हैं, और इनफैक्ट ऑर्गेनिक एसिड्स को भी हम यूज करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब ये RQ का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला क्या है? RQ का डेफिनेशन, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, CO2 रिलीज होता है, जानते हैं।
इसी का ही रेशियो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ये रहा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, इसी को हम क्या कहते हैं, RQ, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड अपॉन CO2 इवॉल्व। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने यूज किया है, कार्बोहाइड्रेट यूज किया है या प्रोटीन्स यूज किया है या फैट्स यूज किया है या ऑर्गेनिक एसिड यूज किया है। अगर कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के टाइम पे स्टूडेंट्स, तो RQ की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी इक्वल अमाउंट में CO2 और O2 इवॉल्व हो रहे हैं और कंज्यूम भी हो रहे हैं। और ये इक्वेशन भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये इक्वेशन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, ये पूरा एनसीईआरटी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जब फैट्स यूज हो रहे हैं रेस्पिरेशन में तो RQ की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इनफैक्ट जब प्रोटीन्स यूज होंगे तब भी RQ की वैल्यू लेस देन 1, कितनी, 0.9। अगर फैट्स यूज हो रहे हैं तो 0.7। अब ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे यही तीनों लाइन आपको बहुत अच्छे से समझानी है। What is important to recognize is that in living organisms, respiratory substrates are often more than one. इस लाइन का मतलब क्या है, more than one मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं और प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। लेकिन वो ये बोल रहा है कि प्योर प्रोटीन्स और प्योर फैट्स कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में डायरेक्टली यूज नहीं होते सेल में। क्या इंपॉर्टेंट, क्या मतलब है इस लाइन का, समझो स्टूडेंट्स। एक बात को आप मान लो, प्योर कार्बोहाइड्रेट तो सेल एक बार फिर भी यूज कर लेगा रेस्पिरेशन के टाइम पे, प्योर कार्बोहाइड्रेट तो फिर भी यूज कर लेगा, लेकिन बिलीव मी प्योर प्रोटीन्स और प्योर फैट्स सेल कभी भी यूज नहीं करेगा एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, देखिए फैट आपकी बॉडी में या प्रोटीन्स आपकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स आपका एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स जैसे कि आपने देखा है कोलेजन वगैरह प्रोटीन्स आपके मसल में प्रेजेंट होते हैं। सोचो अगर आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज ना करके इस प्रोटीन को तोड़ने लग जाए, इसका ब्रेक डाउन करने लग जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ATP बनाने लग जाए, तो आपकी मसल मास का क्या होगा, सोच लो आप खुद ही। दूसरा सिचुएशन, क्यों प्योर फैट्स यूज नहीं होते रेस्पिरेशन के टाइम पे एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चरल रोल है ना, आप जानते हो फैट हमारी बॉडी के क्या है, नेचुरल इंसुलेटर है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, स्पिंगोमाइलिन करके एक फॉस्फोलिपिड है जो बेसिकली माइलिन शीट बनाने के काम आता है, ठीक है। तो माइलिन शीट, ये माइलिन शीट इंसुलेटर का काम करता है कहां पे, नर्व सेल में। अगर फैट्स को बॉडी ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ फैट्स को, प्योर फैट्स को, तो क्या होगा, ATP तो आपके बॉडी में रिलीज हो जाएगा, लेकिन नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन मैकेनिज्म है वो फिर हैम्पर आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यही दोनों रीजंस की वजह से प्योर फैट्स और प्योर प्रोटीन्स को सेल यूज नहीं करता है। और तीसरा रीजन, हम खाते भी तो ये तीनों है ना हमारी डाइट में। हम बैलेंस डाइट की बात करें तो हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, हम फैट्स भी लेते हैं, हम प्रोटीन्स भी लेते हैं। इसलिए पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको क्या बताया कि बैलेंस डाइट का जो RQ है वो 0.85 है, क्योंकि आप ये तीनों चीजें ले रहे हो डाइट में, और जब आप ये तीनों चीजें लोगे डाइट में तो आपका RQ का वैल्यू 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों के वैल्यूज, इसका 1 है, इसका 0.7 है, इसका 0.9 है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये इस सेशन की लास्ट स्लाइड है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने समरी के तौर पे रखी है, जस्ट आपको मेमोराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए ताकि आपको MCQ सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है, फैट्स का 0.7 होता है, प्रोटीन्स का 0.9 होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट होता है क्योंकि वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड्स में RQ का वैल्यू 1 होता है, जैसे 1.33 और 4 हमने मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का देखा था, और सक्यूलेंट प्लांट में RQ का वैल्यू होता है 0। So students, this is all about the important concept RQ, that is respiratory quotient.
and thank you.